हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से आगामी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और अभी देखा जा रहा है कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम में पर्यावरण से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमने सोचा आपके लिए पर्यावरण की क्लास लेकर आएँ। तो ये हमारी दोस्तों पहली क्लास है और हम बुक लेकर आए हैं आपके लिए पूर्व अवलोकन। इससे दोस्तों हम डिटेल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यू भी, जो पिछले क्वेश्चन बन के आए हैं, एग्ज़ाम में आए हैं। तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं हम उसको भी इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आज की हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास हमारी क्या है? पर्यावरण एवं सतत विकास, है ना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको पर्यावरण की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा और साथ ही इसमें कम से कम 4 से 5 क्लास बनेंगी, तो हम पूरी क्लास प्लेलिस्ट में आपके लिए डाल देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते। तो दोस्तों, पर्यावरण एवं सतत विकास हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और ये हमारी पहली क्लास है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण, है ना। तो चलिए हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं डिटेल में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतर क्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे क्या कहते हैं हम? पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। अच्छा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इसके अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतरक्रिया को सम्मिलित करता है। ध्यातव्य है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने, देखिए, परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। किसकी? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो आवरण हमें, मतलब कि हमारे जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? पर्यावरण होता है। चलिए बात करते हैं कुछ मैप के माध्यम से। देखिए, आपके लिए बहुत ही शानदार मैप है बुक में। इसमें हम देखते हैं क्षोभ मंडल, है ना। देखिए दोस्तों, ये है वायु, है ना, ये है वायुमंडल। और जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण में कौन कौन से मंडल आते हैं? तो पहले आता है वायुमंडल, दूसरा है स्थल मंडल, तीसरा है जीवमंडल और चौथा है जलमंडल। तो इतने जो मंडल हैं वो पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और वायुमंडल में कौन कौन से हैं? तो क्षोभ मंडल हैं और समताप मंडल आते हैं। देखिए, स्थल मंडल में क्या क्या है? तो पर्वत हैं, मैदान हैं और मरुस्थल है। अच्छा, जीवमंडल में पौधे हैं और जंतु हैं, जीव जंतु। अच्छा, जलमंडल में है हिमनद, झील और नदी और सागर हैं। तो ये पर्यावरण व उसकी अंतर क्रियाएं हैं, जिसका जो सचित्र वर्णन किया गया है ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घटक कौन कौन से दोस्तों? तो भौतिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अजैविक घटक बोलते हैं या संघटक बोलते हैं। इसमें क्या क्या है? स्थल, वायु, जल आदि। जैविक में है, जैविक घटक है दूसरा, पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। इतने दोस्तों जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, तीसरा आता है हमारा सांस्कृतिक, है ना, सांस्कृतिक घटक। इसमें होता है दोस्तों मानव निर्मित जो गतिविधियां होती है उसको हम सांस्कृतिक घटक के रूप में जानते हैं पर्यावरण के संदर्भ में। अच्छा, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती है। अतः पर्यावरण कई संगठनों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर, है ना, जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। अच्छा, पर्यावरण के कुछ कारक
संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को वृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमने समझा पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा टॉपिक था। अब हम देखते हैं पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? तो भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में, इसको पर्यावरण कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ये भी सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविक, है ना, भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी सही है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। उससे पहले हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम? पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण अधिनियम, जो संरक्षण अधिनियम आया था पर्यावरण, 1986 में आया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतरक्रिया या अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण पर्यावरण किससे बनता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से या अजैव घटकों से। तो पर्यावरण तो दोस्तों सभी से बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कब आया है दोस्तों? ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया है, बिहार पीएससी में आया है, प्री में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में, बहुत अच्छी बुक है। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक या भौतिक व भू आकृतिक घटक शामिल होते हैं। अतः विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। ये हमने आपको बता दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो अभी हमने पढ़े दोस्तों, पर्यावरण में भौतिक पर्यावरण बिल्कुल होता है, जैविक संगठक पर्यावरण बिल्कुल होता है, और सांस्कृतिक पर्यावरण ये भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, परिचालन पर्यावरण, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो ये परिचालन जो पर्यावरण है, इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले डिटेल पढ़ते हैं। सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण एवं जैविकीय पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत दोस्तों भू आकृतियां, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियां जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियां शामिल होती है। जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियां, जंतु तथा सूक्ष्म जीव किस में आते हैं? तो जैविक संगठक में आते हैं। अब चलते हैं, हम बात करते हैं हम धारणीय विकास, या इसी को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम डिटेल पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। यह आपको ध्यान रखना है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग और संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। इस शब्द की व्याख्या दोस्तों 1987 में, कब? धारणीय विकास, सतत विकास, इस शब्द की जो व्याख्या कब की गई थी? तो 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, मतलब WCED ने अपनी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों? इस रिपोर्ट का नाम भी ध्यान रखना है, आवर कॉमन फ्यूचर। कौन सी रिपोर्ट है? आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। अच्छा, वर्ष 1992 में
जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, रियो सम्मेलन, या इसी को हम बोलते हैं एजेंडा 21, है ना, एजेंडा 21 बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा, इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था, है ना। और इसके साथ ही दोस्तों वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुद्दा सतत विकास था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कहाँ पे है रियो डी जेनेरियो, तो ये ब्राज़ील में है। अच्छा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार दोस्तों सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, है ना। और इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितियां पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृढ़ की जा सके। देखिए दोस्तों, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है, किसमें, सतत विकास में, है ना। और प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। देखिए, टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। किस पर आधारित होती हैं, सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं कौन कौन सी हैं, जो पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, और मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम देखते हैं पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, इसमें है जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों से संदर्भ में, और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति। ये पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं आती हैं टिकाऊ या सतत विकास में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। देखिए, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, और औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, और है दोस्तों तकनीकी स्तर। ये सभी मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि ये सूचनाएं सुदूर संवेदन तकनीक और सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों धारणीय विकास या सतत विकास से संबंधित प्रश्न। तो हमें देखना है, ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, हम और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए, कथन क्या है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और आर क्या है, कारण। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसको हम क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन का नाम क्या था, तो इसका नाम 1987 में रखा गया था, इसका नाम क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हम दोस्तों इसको डिटेल पढ़ाते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ाते। चलिए बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। देखिए दोस्तों, द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था? तो द लिटिल टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में हुआ था। अच्छा, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो जून 1992 में हुआ था। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन क्या था, कब हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था, रियो में। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन कब हुआ था? तो ये भी 1987 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग व संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी दोस्तों सतत विकास या धारणीय विकास के आवश्यक अंग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब चलते हैं हम प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पर्यावरण विभिन्न अजैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। ये घटक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। सामान्यतः यह अंतःक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती है, अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। बात करते हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, यह आपको ध्यान रखना है। कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की सतह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल चक्र में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है, यह आपको ध्यान रखना है। देखिए वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है ना। वर्षा की मात्रा का निर्धारण कौन करती है? तो वायुमंडल में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, वह वर्षा का निर्धारण करती है कि वर्षा कैसी होगी। जैसे कि सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा या बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखते हैं हम डायग्राम। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा डायग्राम है। इसमें आपको ये है जल चक्र का डायग्राम। देखिए इसमें ये सौर विकिरण है ना, ये सूर्य है। ये विकिरण कहाँ पड़ी दोस्तों? समुद्र के जल में पड़ी, है ना। तो समुद्र में पड़ी तो इसका जल वाष्पीकरण होकर कहाँ गया? ऊपर गया और ये बादल बना, है ना। और दोस्तों कम तापमान रहता है तो ये संघनित होकर क्या करते हैं? ओला के रूप में गिरते हैं, है ना। और देखिए इसमें भी पड़ता है और प्रकाश जो पड़ता है पेड़ों पर भी पड़ता है। तो इसमें भी दोस्तों रोम छिद्र के माध्यम से हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण होता है जल का, है ना। तो इससे भी जाता है कहाँ पे?
वायुमंडल में जो वाष्प जाती है जल की और समुद्र से भी जाता है, तो इससे बादल बनता है और फिर हमें वर्षा के रूप में जल की प्राप्ति होती है। चलिए, ये सभी में होता है, जैसे कि समुद्र हो गया, नदी हो गए, नाले हो गए, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सभी में यही क्रिया होती है, जल का अंतर्स्राव, है ना। चलिए बात करते हैं, जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती। मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ इनमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं और मूल रोमों की कोशिका, है ना, भित्ति पारगम्य कला की तरह कार्य करती है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषित कठिन हो जाता है और अवशोषण कठिन हो जाता है, इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। देखिए, अब हम प्रश्न की बात करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है ना। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर क्या बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, श्वसन के द्वारा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जुड़ती, है ना। देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जुड़ती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा नहीं जुड़ती, है ना। तो इसको हटा दें तो श्वसन के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, जैव पदार्थों का अपक्षय के द्वारा भी होती है और ज्वालामुखी क्रियाएं के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते और जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो कौन नहीं बढ़ाता, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों जल चक्र में, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्षा की मात्रा निर्भर किस पर करती है। तो वायुमंडल में जो नमी होती है ना दोस्तों, उस पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है कि वर्षा कैसी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे बढ़ते नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों वायुमंडल की। देखिए, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, इसलिए हम उसको पढ़ना अनिवार्य है। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसे दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें दो या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं,
है ना। इसमें कौन कौन सी गैस हैं, तो इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है और शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितनी, तो 78%, है ना। ये दोस्तों 78 ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि 0.8 हम नहीं पढ़ते, लेकिन आपको इसमें अगर बुक में दिया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो हम गैसों का, विभिन्न गैसों का जो आयतन है वायुमंडल में, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो नाइट्रोजन का 78.08% है, ऑक्सीजन का 20.95 है, कहीं कहीं 20.92 भी देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आर्गन का है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, नियॉन है दोस्तों 0.002%, हीलियम है 0.0005%, क्रिप्टॉन है दोस्तों 0.001%। तो आपको ये सभी नहीं पढ़ना है, आपको ये 5 गैसेस पढ़ना है, मतलब मिनिमम 4 गैसेस पढ़ना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके प्रतिशत कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं इससे। चलिए बात करते हैं। सौपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे होता है, तो ये जंतु हैं दोस्तों, जंतु क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पौधे इसे ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस प्रकार दोस्तों पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन भी बनाए रखते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं। वनों को क्या कहते हैं, हरे फेफड़े भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मफलर। अब हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये 78% होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती, तो ये दोस्तों रेडोन गैस नहीं पाई जाती। ये कब निकलती है, जब भूकंप या सुनामी आती है तो रेडोन गैस निकलती है। और इसे कौन महसूस कर सकते हैं, जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, माफ़ी चाहते हैं, जानवर होते हैं, वो सबसे पहले इसको महसूस करते हैं। चलिए बात करते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है, तो नाइट्रोजन गैस का है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है उसका नाम क्या है, तो वो है नाइट्रोजन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है, तो पेड़ पौधों का कौन सा काम नहीं है, वायु का प्रदूषण। देखिए, वायु प्रदूषण, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण करते हैं क्या, नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है पर्यावरण सुरक्षा। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां एक और प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट है, वहीं दूसरी ओर धारणीय विकास पर्यावरण के क्षरण को कम करने में सहायक होता है। अतः धारणीय विकास पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है। देखिए, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। धारणीय विकास और कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं, गरीबी कम करने से। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है।
वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आवास का निवास, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानवजनित होता है, जबकि अपक्षय चट्टानों की टूट फूट की क्रिया है। इसके अंतर्गत चट्टानें विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु धारणीय विकास एवं उपयोगी युक्ति है। अतः धारणीय विकास एवं पर्यावरण सुरक्षा आपस में संबंध रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण बिल्कुल सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित है। तो अपक्षय का विचार किससे संबंधित है? एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म रूप से विभक्त करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? तो गरीबी कम करना, है ना। देखिए, गरीबी कम करना पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों धारणीय विकास। देखिए, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है ना। और दोस्तों, धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है धारणीय विकास के बारे में। देखिए दोस्तों, धारणीय विकास 17 धारणीय विकास लक्ष्य हैं, है ना, जिसको हम SDG बोलते हैं। मतलब कि SDG मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तय किए गए हैं। कितने? 17। आपको कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर का जो SDG है, इसमें गरीबी की समाप्ति का उल्लेख है। दूसरा है भुखमरी से मुक्ति। तीसरे नंबर पे है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता। अच्छा, चौथा है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांचवा है लैंगिक समानता। छठवां है जल एवं स्वच्छता। अच्छा, सातवां क्या है दोस्तों? किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास। नौवां है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। 10वां है असमानताओं में कमी। 11वां है संवहनी शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारियों के साथ उपभोग और उत्पाद। 13वां है जलवायु कार्रवाई और जलीय जीवों की सुरक्षा। ये 14वें नंबर पे है, या जल में जीवन। 15वें नंबर पे है दोस्तों थलीय जीवों की सुरक्षा। 16वें नंबर पे है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां नंबर पे है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। तो SDG 3 सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ एवं आरोग्य जीवन को बढ़ावा देना सुनिश्चित करता है। कौन सा? SDG 3। चलिए बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs का निर्धारण किया है। कितने? 17 का, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। अच्छा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स का निर्धारण किया गया है। यह सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास की स्थिति और पर्यावरण की सततता से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। देखिए दोस्तों, वर्ष 2021 में इस सूची में भारत 120वें स्थान पर था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी 109वें स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है 2024 के अनुसार। पहले नंबर पे 2021 में कौन था? तो फिनलैंड था। दूसरे नंबर पे स्वीडन है। तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। बस इतने ही याद रखना हमें, 3 तक। और भारत की स्थिति 120वें स्थान पर थी। चलिए, धारणीय विकासों के कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है। धारणीय विकास में
कई आयामों में धारणीय कृषि भी एक पहलू है ना। वर्ष 2003 को यूएनओ द्वारा सतत विकास का वर्ष घोषित किया गया था। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2003 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था यूएनओ द्वारा? तो सतत विकास वर्ष घोषित किया गया था। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, है ना। और वर्तमान में भारत की 55% जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, है ना। तो हमें दोस्तों ज़्यादातर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। देखिए, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरकता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष कौन सा था? तो 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। चलिए बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण मानवता के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट होती रहती हैं। और उल्लेखनीय है कि क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है। क्या? क्लब ऑफ रोम, है ना। क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानवता के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। वर्ष 2021 में नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक मतलब कि SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया था। मतलब कि नीति आयोग के द्वारा 2021 में भारत का SDG इंडिया इंडेक्स जारी किया गया था। इस सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पे है 75 अंक के साथ केरल टॉप पर रहा, है ना 2021 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं अन्य राज्यों की। तो हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु 74 अंक के साथ सेकंड नंबर पे है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड ये 72 नंबर पे हैं। सिक्किम, मतलब इनका स्कोर 72 है, मतलब अच्छा स्कोर है। और सिक्किम को 71 तथा महाराष्ट्र को 70 अंक मिले हैं। अच्छा, निम्न स्थान पर राज्य हैं। बिहार 52 पे है, झारखंड 56 पे है, असम 57 पे है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश ये सभी 60 के स्कोर पर हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था प्रस्तावित किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया, है ना। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये सही है। तो केवल इसमें दोस्तों क्या सही है? 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो धारणीय विकास लक्ष्य है इसको 2012 में जो रियो 20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है, इसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वाधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। कितने धारणीय विकास लक्ष्य हैं? तो 17, ये आपको ध्यान रखना है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें दोस्तों 116वें स्थान पर था, है ना। तो ऑप्शन नंबर, माफ़ी चाहते हैं, पहले हम इसमें देख लेते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता है। देखिए, 2017 में प्रथम स्थान पर सतत विकास सूचकांक में स्वीडन था, जबकि भारत 116वें स्थान पर था। बिल्कुल सही है। और 2018 में पहले नंबर पे स्वीडन था प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 112वें नंबर पे था। 21 में दोस्तों 120वें नंबर पे है भारत, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो कौन सा राज्य नहीं है?
इसमें गुजरात राज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु भी इसमें शामिल है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसमें केरल राज्य टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं धारणीय कृषि का अर्थ क्या है। अब देखिए दोस्तों, हम इसमें ये वाला डिटेल इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हमने अभी पढ़ चुके हैं। अब अगर हम उसी को पढ़ाएंगे तो दूसरे क्वेश्चन की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय कृषि का अर्थ क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अच्छा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों, जो इसको हम रियो समिट बोलते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हो रहे हैं और वर्ष 1992 में हमारी धरती पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए साझी रणनीति बनाने के मकसद से विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे, है ना। और इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई गई थी। इसने दोस्तों इनसे लड़ने के लिए मिलकर प्रयास करने का लक्ष्य या संकल्प लिया गया था। 172 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में हिस्सा लिया था या शिरकत की थी। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, है ना, इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं या पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान कब हुआ था? 1992 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी, है ना, 1992 में। यह 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित मतलब की चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों, मतलब स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि, मतलब कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड LDCF उपलब्ध कराता है। यह इन देशों को उनके नेशनल एडोप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन, मतलब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी तैयारी एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। 2001 में COP मतलब COP7 की बैठक माराकेश में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्राप्त निर्देशों के आधार पर विशिष्ट जलवायु परिवर्तन निधि, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो द स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2001 में की गई थी। और यह निधि अनुकूलन के साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण में भी सहायता करती है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व बैंक के साथ GEF के साथ जुड़े हुए हैं। वर्तमान में GEF की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन है? कार्लोस मैनुअल है। ये 2022 के अनुसार है, अभी हमें नहीं पता कौन है ना। चलिए अब बात करते हैं भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, इसको हम ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बोलते हैं। जैव विविधता पर अभिसमय, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा, इसको हम क्या बोलेंगे? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। और मरुस्थलीय के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पर्सिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्टॉकहोम्स, है ना। एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय, है ना, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी इत्यादि के अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है GEF, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा,
क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, कौन सा था? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था? 1992 में। इसी को हम पृथ्वी सम्मेलन या शिखर सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या बताएंगे दोस्तों, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने डिटेल पढ़कर आए हुए हैं। अब दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं एजेंडा 21। देखिए, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अब देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सम्मिलित देशों में धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिए, यह पारिस्थितिकी एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। अब देखिए क्या हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई 1992 में। इसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसमें एक समझौता हुआ था। इस समझौते का नाम क्या है? तो एजेंडा 21 है। और यह दोस्तों इसकी समीक्षा 5 वर्ष पर होती है। तो पृथ्वी सम्मेलन +5 मतलब कि 1997 में। अगर पृथ्वी सम्मेलन +5 बोल दिया जाए तो 1992 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1997 आ जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया था। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है? एजेंडा 21 के भाग कौन कौन से हैं? तो यह है एजेंडा 21। इसका पहला भाग है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। दूसरा है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। चौथा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल दिया जाता है। तो ये दोस्तों 4 भाग हैं एजेंडा 21 के। अब क्वेश्चन बनता है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। बिल्कुल है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी उसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। देखिए, एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इससे सम्मिलित देशों में धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की गई, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो रियो में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं रियो +20 सम्मेलन। देखिए दोस्तों, वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया, जो रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, रियो +10 का आयोजन जोहान्सबर्ग में 2002 में किया गया था। रियो +20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में किया गया था 2012 में। तो रियो 20 का आयोजन 2012 में किया गया था और रियो 10 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था 2002 में। चलिए,
रियो +20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है ना। और यह सम्मेलन दोस्तों 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का जो शीर्षक है, इसका शीर्षक क्या है, द फ्यूचर वी वांट, है ना। देखिए रियो 20 सम्मेलन का जो घोषणा पत्र है उसका शीर्षक पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो द फ्यूचर वी वांट इसका शीर्षक था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी आवश्यकता पर बल दिया था और हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्रवाई का आह्वान किया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी का सृजन किया गया। देखिए PAGE का फुल फॉर्म क्या है, तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो +20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ ही किसी कानून बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। अब देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा, आमतौर पर समाचारों में आने वाला ये रियो +20 सम्मेलन क्या है, तो ये दोस्तों धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। कब हुआ था, 2012 में रियो 20। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, 1900। देखिए पृथ्वी +5 सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन तो 1992 में हुआ था, लेकिन पृथ्वी सम्मेलन +5 ये 1997 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या है, तो द फ्यूचर वी वांट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शीर्षक था, द फ्यूचर वी वांट। अब देखते हैं पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। देखिए क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है। ये आविर्भूत हुई है। कब हुई है दोस्तों, रियो डी जेनेरियो 2012 के धारणीय या संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न संगठन एवं संस्थान के बारे में।